होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। वो कहने लगा, अच्छा चलो देखता हूँ मैं इस केस को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। तुम परेशान न हो। मैंने कहा, यार परेशान होने वाली बात है। मेरा बाप मेरे किरदार पर शक कर रहा है और मैं बदनामी मोल नहीं ले सकता। इससे मेरे बिजनेस को नुकसान पहुँच सकता है और तुम जानते हो अपने किरदार पर मैं कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वाकई काफी संजीदा हो चुका था क्योंकि इस लड़की ने ज्ञाबाना तौर पर मेरे नाक में दम करके रख दिया था। मैं बहुत परेशान होकर रह गया था। एक हफ्ते के बाद मैंने दोबारा राशिद को कॉल की। पूछा कि क्या प्रोग्रेस है। कहने लगा, यार मैं कई जगह पर जा चुका हूँ लेकिन मुझे वो लड़की कभी भी नजर नहीं आई और कई जगह पर तो ऐसा हुआ है कि मैं पहुँच जाऊँ तो उन्होंने कहा कि अभी अभी चली गई। कोई भी उसका ठीक से नक्शा भी नहीं बता पा रहा। यानी अभी तक वो लड़की मेरे सामने नहीं आई थी और न ही इंस्पेक्टर के सामने। बहरहाल एक बार मुझे जाहिद की कॉल आई। कहने लगा, मैं एक शॉपिंग मॉल में हूँ और वो वही लड़की वही है, तुम बस फटाफट से पहुँच जाओ। उसने मुझे शॉपिंग मॉल का नाम बताया। मैं वहाँ रफ ड्राइव करते हुए पहुँचा था क्योंकि मैं सोच चुका था कि आज इस लड़की को उसके अंजाम तक पहुँचा के ही दम लूंगा जिसने मेरी जिंदगी को अजीरन बना के रख दिया था। और फिर कुछ ये भी तजस्सुस था कि देखूं तो सही की है कौन। बहरहाल मैं मॉल में पहुँचा। दरवाजे पर ही मुझे जाहिद मिल गया। कहने लगा, आओ मेरे साथ। मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। देखा तो वो एक बच्चों की शॉप में थी। उसके साथ 6 बच्चे थे और इसी मॉल में मेरे ही ब्रांड के मोबाइल की कई शॉप्स थी। सब लोग मुझे जानते थे और वो कह रही थी कि इन बच्चों को शॉपिंग करवा दे। इस लड़की की अभी तक मेरी जानिब पृष्ठ थी। मैं उसी दुकान के बाहर खड़ा हो गया। वो दुकानदार कहने लगा, देखिए हमें मना किया गया है, हम बिना पैसों के आपको कोई भी शॉपिंग नहीं करवा सकते। वो कहने लगी, मैं अभी आपकी अपने शौहर से बात करवा देती हूँ। उसने फोन किया। कहने लगी, हमजा सुन रहे हो ये क्या कह रहा है? कह रहा है हम शॉपिंग नहीं करवा सकते। मैंने आपसे कितना कहा था कि आप मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दें या फिर मुझे पैसे दे दें, लेकिन आपने कहा कि नहीं तुम जाओ मैं बात कर लूंगा। फिर आपने बात क्यों नहीं की? ये ले बात करें। उसने फोन दुकानदार को दे दिया। दुकानदार कहने लगा, देखिए या तो आप पैसे देकर भेजें या फिर अपना कार्ड दिया करें। इस तरह से हम बार बार शॉपिंग नहीं करवा सकते। बच्चों के हुलिये से लग रहा था कि वो निहायत ही गरीब किस्म के बच्चे हैं क्योंकि बहुत ही मैले कुचैले से कपड़े पहन रखे थे। किसी के पाँव में तो जूता तक नहीं था। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर कहने लगा, देखिए आप एक एक सूट खरीद ले, इससे ज्यादा की तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। कहने लगी, हाँ ठीक है। फिर कहने लगी, चलो बच्चों अपनी अपनी पसंद का सूट खरीदो। दुकानदार कहने लगा, ये बच्चे आपके तो नहीं लगते। कहने लगी, नहीं ये तो यतीम है और आपको तो पता है हमजा ऐसी जगह पर दिल खोल के पैसे खर्च करता है। मैं वहाँ से वापस पलट आया। जाहिद मेरे पीछे आया। कहने लगा, यार तुम अंदर क्यों नहीं गए? इस लड़की का भांडा अभी फोड़ सकते हो। मैंने कहा, हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस लड़की को देखूं। बहरहाल कुछ ही देर में वो लड़की उसी मॉल से बाहर निकली। बच्चों के हाथ में शॉपर थे, नए कपड़े थे और उनके चेहरों पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। देखो अब ये साफ सुथरे कपड़े पहनना और हाँ अपने वालिदैन को परेशान मत करना और कोई जरूरत नहीं है भीख मांगने की। समझ आ रही है ना? वो सब बच्चे ठीक है आंटी, ठीक है आंटी कहकर वहाँ से चले गए। इस लड़की का चेहरा मैं देख चुका था इसलिए उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने गरीब बच्चों को कपड़े दिलवाए थे। फिर एक रिक्शा रोककर उसमें बैठकर वो चली गई। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगा। मेरा शक सही निकला क्योंकि वो एक छोटे से इलाके के एक छोटे से घर के अंदर दाखिल हुई। उसके घर का एड्रेस भी मैं नोट कर चुका था।
मैं वापस घर आ गया। लड़की खूबसूरत थी, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थी। अगले रोज जब मैं ऑफिस में गया तो मैंने अपने एक एम्प्लॉय को वो एड्रेस बताया। मैंने कहा, यहाँ पर रहने वाले अफराद की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। मालूम करो कि ये लोग कौन हैं, इनके घर में कौन कौन रहता है और वो सब लोग क्या करते हैं। मुझे सब कुछ तफसील से चाहिए। वो नौजवान चला गया। जाहिद कहने लगा, तुमने इस लड़की को पकड़ा क्यों नहीं? तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस था। तुम वही उसको पकड़ लेते और दुकानदार के सामने साबित कर देते कि लड़की झूठी है और आइंदा उसे कुछ न दिया जाए। मैंने कहा, हाँ मैं ऐसा करने ही वाला था, लेकिन जिन बच्चों को वो कपड़े दिलवा रही थी वो खासे गरीब थे, वो शायद भीख मांगते थे। जाहिद कहने लगा, ये इन सब लड़कियों की चाल होती है। अगर उसे नेकी करने का इतना ही शौक है तो अपने पैसों से करे। तुम्हें क्यों बदनाम कर रही है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, शाम तक उसकी सारी डिटेल्स मुझ तक पहुंच जाएंगी। मुझे शाम का बेसब्री से इंतजार था और ऐसा ही हुआ। शाम को वही नौजवान आया। कहने लगा कि इस घर में सिर्फ एक बाप और एक बेटी रहते हैं। बाप बीमार है, बेटी जॉब ढूंढती फिर रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने जॉब ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। शायद आपका डेबिट कार्ड उसके काम आ रहा है। अपने खर्च भी पूरे कर रही है और जरूरतमंदों को भी सामान ले रही है। और जब से आपका डेबिट कार्ड बंद हुआ है वो आपका नाम इस्तेमाल कर रही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने कहा, उमर एक काम और कर दो। कहने लगा, यस सर कहिए। मैंने कहा, इसके घर की बिजली काट 2 और 10 मिनट के बाद तुम जाना और कहना कि हम लोग वापड़ा की तरफ से आए हैं। बिजली का कोई इश्यू है, इसलिए हमें अंदर से बिजली की वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। और फिर एक छोटा सा कैमरा इस लड़की के कमरे में कहीं भी फिक्स कर दो। और ये काम बहुत ही राजदाराना तरीके से होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। वो कहने लगा, यस सर हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्पी सी होने लगी थी। अगले रोज जब उमर आया तो कहने लगा, सर आपका काम हो गया है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। फिर उसने मुझे एक मोबाइल दिया। कहने लगा, इस मोबाइल में इस कैमरे का कनेक्शन है, आप इस कैमरे से इस लड़की के कमरे को देख सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है। वो मोबाइल मैंने अपने पास रख लिया। उसे ऑन करके देखा तो उस वक्त वो कमरा खाली था। बहरहाल बाकी का दिन मैं अपने कामों में मशगूल रहा। रात को खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने मोबाइल का कैमरा खोला। वो लड़की बेड पर बैठी हुई थी। लैपटॉप खोल के बड़ी तेजी से उसकी उंगलियां हरकत कर रही थी। फिर उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उसने फोन उठाया। हाँ बोलो रबाब। अरे कुछ नहीं होता, कोई शक नहीं होता। अभी भी मैं इसी हमजा राव के बारे में ही मजीद जानने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी 1 महीने में अपने इसी काम से फायदा उठा सकती हूँ, जब तक कि जॉब नहीं मिल जाती। तुम तो जानती हो मुझे जॉब की कितनी शदीद जरूरत है। नहीं होगा शक। तुम तो जानती हो मैं कितने एतबार से झूठ बोल लेती हूँ। फिर हंसने लगी। कहने लगी, वो भी अपने बाल नोच रहा होगा कि ये कौन सी बीवी है जो उसका अच्छा खासा दिवालिया निकालने पर तली हुई है। अरे नहीं, जब तक उसे शक होगा तब तक मेरी नौकरी लग चुकी होगी। और वैसे भी मैं सीसीटीवी कैमरों से हटकर फिर ही ये काम करती हूँ ताकि कोई मुझे पहचान न ले, मेरा चेहरा किसी कैमरे में न आए। बड़ा कुछ देखना पड़ता है यार। उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि लड़की खासी चालाक है। बड़ी चालाकी से वो ये सब कुछ करती है। ये बात तो मैंने भी नहीं सोची थी। और ये सच भी था कि अभी तक उसका चेहरा किसी भी कैमरे की फुटेज में नहीं आया था जिससे उसे पहचाना जाता या देखा जाता। मैं भी इस लड़की को ऐसे ही मात देना चाहता था जैसे उसने मुझे पिछले 1 महीने से घन चक्कर बना के रखा था। मैं चाहता था कि मैं भी उसे ऐसे ही घन चक्कर बनाऊं, वरना चाहता तो राज फाश करके उसे पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन लड़की कुछ मजबूर लग रही थी और मजबूरी की वजह से वो सब कुछ कर रही थी।
क्योंकि उसकी जॉब नहीं लगी हुई थी। बहरहाल मैंने अगले रोज उमर से कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस लड़की के नाम को चेक करो, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। ये शायद जॉब लेने आई थी। जरा चेक करो पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड। उमर कहने लगा, सर मैं अभी चेक करके आपको डिटेल्स बताता हूँ, क्योंकि उसके घूमने का अंदाज और इस लड़की का चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी नहीं था। हाँ, बस एक बार देखा हुआ था या 2 बार देखा हुआ था, शायद मैं याद भी न रखता, लेकिन लाजमी तौर पर उसका चेहरा मेरे दिमाग में मौजूद था। 2 घंटे के बाद उमर आया। कहने लगा, यस सर, 2 महीने पहले सभा नाम की ये लड़की हमारे पास जॉब के लिए आई थी और उसकी सीवी अभी तक मौजूद है, लेकिन ये रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसके पास काम का तजुर्बा नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, ऐसे करो, हमारी एक फ्रेंचाइज से इस लड़की को सिलेक्शन का लेटर भेज दो और कहो कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। उमर कहने लगा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, सवाल करने का हक नहीं है तुम्हें, जितना कह रहा हूँ बस उतना करो। कहने लगा, ओके सर ठीक है। ये कह के वो चला गया। कुछ देर बाद मुझे उमर की कॉल आई। उसने इसी सभा नामी लड़की को सिलेक्शन लेटर भेज दिया था। मैंने कहा, ठीक है। मैं अक्सर रात को सोने से पहले अपने मोबाइल पर उसे देखता था। आज बड़ी खुश थी। सिलेक्शन लेटर को चूम रही थी। शुक्र है मुझे नौकरी मिल गई। अपनी दोस्तों को फोन कर करके बता रही थी कि अब मुझे इस शख्स की बीवी बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता कि शराफत से नौकरी दे देता, मुझे इतना बड़ा ड्रामा तो न करना पड़ता। बहरहाल मैं अपना मोबाइल बंद करने ही वाला था कि थी उसने अपना दुपट्टा उतार के एक तरफ रख दिया। मैं चाह के भी अपना मोबाइल बंद नहीं कर पाया। अपने बाल खोल के सामने ड्रेसिंग टेबल पर जाके वो कंघी करने लगी। उसके लंबे घने बाल देख के मैं तो आंखें झपकना भूल गया। उसके बाद वो वॉशरूम चली गई। मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मैंने 5 से 10 मिनट के बाद फिर से मोबाइल खोला तो मेरे तो होश उड़ के रह गए, क्योंकि वो नहा के आई थी और उस वक्त वो सिर्फ टॉवल में मलबूस थी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और मोबाइल ऑफ करके एक तरफ रख दिया। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कमरे में कैमरा लगाने से पहले मैंने ये सब क्यों नहीं सोचा? मैं तो सिर्फ राज जानना चाहता था, लेकिन जो कुछ आज मैं देख चुका था, मेरे होश व हवास उड़ के रह गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो मैंने उमर से कहा कि जिस फ्रेंचाइज ने इस लड़की को अपॉइंट किया है, जहाँ पर वो काम करेगी, वहाँ एक कैमरा बिल्कुल सीधा लगवा देना। मैं उसे देखना चाहता हूँ। उमर ने ये बात सुनकर मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देखा था। जब मैंने उसे घूर के देखा तो अपनी निगाहें चुरा गया। ओके सर, ये काम भी हो जाएगा। मैंने कहा, चलो अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि मेरी नीयत कुछ बदलने लगी थी। दिल में कुछ कुछ होने लगा था। इस लड़की ने जॉब स्टार्ट कर दी और मैं कैमरे से उसे देखने लगा। वो जब तक ऑफिस में काम करती थी, मेरी निगाहों में रहती थी। घर में अपने कमरे में जाती थी तो भी मेरी निगाहों में रहती थी। 2 महीने ये सब चलता रहा। अब ये खबरें आना खत्म हो गई कि एक लड़की आपको मेरी बीवी के नाम से मुतारिफ करवाती है। मतलब ये कि लड़की बुरी नहीं थी, लालची भी नहीं थी। अगर होती तो अभी भी मेरा नाम यूज करती रहती, लेकिन जैसे ही उसे नौकरी मिली उसने मेरा नाम यूज करना छोड़ दिया। लेकिन मैं बाकायदा रोजाना दिन रात उसे देखता था, कभी उसे सोए हुए, कभी तैयार होते हुए। पता ही नहीं चला कब वो लड़की मेरे दिल में बसने लगी। मैं उसे बेहद होकर देखने लगा। वो ऑफिस में अपना काम कर रही होती थी और मैं उसे देखता रहता था। धक्का मुझे तब लगा जब वही ऑफिस में काम करने वाला एक और एम्प्लॉय सभा में दिलचस्पी रखने लगा। अक्सर वो सभा के साथ हंस हंस के बातें करता हुआ नजर आने लगा। पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आने लगा। मेरा जी किया कि मैं इस लड़के को नौकरी से निकाल दूं। पता नहीं क्यों मैं इस लड़की पर अपना हक रखने लगा था,
क्योंकि कमरे में वो बिना दुपट्टे के होती थी और मेरी निगाहें कहाँ नहीं जाती थी। इतना शरीफ इंसान तो कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं था। सबा इस लड़के से काफी बेतकल्लुफ लग रही थी और मेरे अंदर आग लगी हुई थी।